हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस प्रिंस का न्यू चैप्टर लेके आई हूँ, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। धीरे धीरे दिन अब लंबे होने लगे थे और रातें छोटी होने लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे आउटस्कर्ट पर, घूसू के सभी लोग अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जल्द ही उनकी परीक्षा आरंभ होने वाली है। सोंगलेन शाओचेंचेंग सोंगलेन को अब शाओचेंचेन के साथ रहने को नहीं मिल रहा था, बल्कि उसकी भर्ती वहाँ हो गई थी जहाँ पर सभी लोगों को आने वाली परीक्षा की तैयारी करनी थी। उसे बहुत सारे अल्फाज के बीच में बैठकर ना जाने कितनी सारी तैयारी करनी होती थी। वहाँ पर बड़े बड़े टीचर का भी आयोजन किया गया था और उन्हें लगभग कुछ टाइम के लिए इसी तरीके से सभी के अंडर रहकर शिक्षा की तैयारी करनी थी। और नी हुसैन को यहाँ पर बाकी महल के ओमेगास को ट्रेन करना और उन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। नी हुसैन जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाया करता था, क्योंकि उसे ये कर्टेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो शाओ शिनचैन था ना, उसे तो पहले से ही सारी चीज़ें आती थी। जैसे कि उसकी कलाई बड़ी ही स्टिफ थी, उसे बड़ी आसानी से तलवारबाजी और सब कुछ करना आता था, इसलिए वो बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से जानता था। धीरे धीरे सर पे रखकर कैसे कप को चला जाता है, कैसे एटिकेट्स के साथ चाय परोसी जाती है, और बाकी के खाने के आइटम से लेकर किस तरीके से स्क्रॉल को रखा जाता है, किस तरीके से धीमे धीमे हाथों को लचीले तरीके से इस्तेमाल करके सफाई की जाती है, किस तरह से पेंटिंग्स को बनाया जाता है, उसी तरह के साथ में सुई धागे से छोटे मोटे काम, कपड़े सिलाई, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही थी। और तो और खाना बनाना, खाने को लेकर जाना, किस तरह के इंग्रेडिएंट महल में चाहिए होते हैं और किस तरह की क्या क्या सूची होती है, ये सभी चीज़ें उन लोगों को सिखाई जा रही थी। राजा की पसंद कैसी होती है, मंत्रियों को कैसे सर्व किया जाता है, कौन सी रैंक के किस ओहदे के बंदे को सिर झुका के प्रणाम करना है और किसके आगे बिल्कुल ही झुक के प्रणाम करना पड़ता है, ये सारी शिक्षा यहाँ पर ओमेगास को दी जा रही थी। और नी हुसैन आराम से बैठा सो रहा था, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। महल के किसी मर्द के साथ वो शादी कभी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे महल के किसी भी अल्फा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, ना ही एम्परर में और ना ही हेंगवनचुन में। इसलिए वह तो इन क्लास में सोता रहता था। लेकिन उसे ऐसा देखकर शाओ शिनचैन को अंदर ही अंदर काफ़ी जलन होती थी कि ये कितनी मस्त जिंदगी जी रहा है, और वहाँ हर ओमेगा रोज ना कोई स्ट्रगल करता था। नी हुसैन को महंगी महंगी चीज़ें बहुत पसंद थी, इसलिए अक्सर बहुत सारे ओमेगा उसे घूस देने की कोशिश किया करते थे, ताकि घूस देकर, ब्राइब देकर जैसे तैसे अपना नाम उच्च रैंक में ले आए, ताकि उन लोगों को धीरे धीरे करके महल में एंट्री मिल सके। महल यहाँ पर बहुत लोगों का ख्वाब था, लेकिन बहुत लोगों के अंदरूनी मंशाएं छुपी हुई थी, ऐसी मंशाएं जिनका अभी लोगों को ना ही पता है, ना ही उन्होंने कभी जिक्र किया है, मगर वक्त के आने के बाद वो मंशाएं सभी के सामने उजागर ज़रूर होंगी। शाओ शिनचैन यहाँ पर सभी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, लेकिन सभी में काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाला वही एक इंसान था, जो कि एकदम स्ट्रेट खड़ा होता था, सब काम एकदम परफेक्ट करता था। और उसे इतना परफेक्ट देख के नी हुसैन को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, इसलिए वह उसके लिए जानबूझकर सारे हर्डल तैयार किया करता था। जैसे कि जानबूझकर उससे ज़्यादा काम कराना, जानबूझकर उसे इधर उधर काम में लगाना। शाओ शिनचैन को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो चापलूसी करने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। और नी हुसैन की जो चापलूसी ना करे, नी हुसैन को ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही प्रिविलेज की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी। उसके आगे अगर कोई नहीं झुकता तो उसे झुकाना अच्छे से आता है, इसलिए वह शाओ शिनचैन की नाक में दम कर दिया करता था। यह खबर कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन आपस में जानबूझकर मिलते हुए सोंगलेन को भी बताया करता था, क्योंकि नी हुसैन को ओमेगास के साथ साथ यहाँ पर जहाँ अल्फ़ा
सारे अपनी शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, उच्च पद की तैयारी कर रहे थे, उच्च पद पर लगने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर वो अक्सर अपने भाई नी मिंगजू से मिलने के लिए जाया करता था। नी मिंगजू यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स के साथ बैठकर पूरे एग्ज़ाम जो आने वाले थे उनकी तैयारी कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए, कैसे क्या क्या चीज़ इस बार अनोखी होनी चाहिए, कैसे लोगों का देखने का नज़रिया उन्हें परखना चाहिए, और जितने भी लोग दूसरों से हट के हैं, दूसरों से बिल्कुल अलग हैं, उनके लिए भी कुछ पेपर बनवाए गए थे ताकि कुछ होशियार और चालाक लोगों को वो लोग अपने आगे के मिनिस्ट्री हाउस में रख सकें, जिन्हें गुप्त तरीके से भी आगे चल के नियुक्त किया जा सके। यहाँ पर सोंगलेन जो था वो पल पल की खबरें रखा करता था। उसके कान बड़े ही तेज़ थे, वो सारी चीज़ें सुना करता था कि आखिर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और सारी खबरें सुना करता था, लेकिन वो ऐसे दिखाया करता था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। चेहरे पे स्माइल रखकर हमेशा घूमता था, और हर एक को, क्योंकि उसका नेचर शाओ शिनचैंग से बिल्कुल ही अलग था, इसलिए उसे सबको ग्रीटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे कि सबको सुबह ही नमस्ते करना, सबसे घुल मिल के मिलना, सबके सामने बो करना, स्माइल करके मिलना, और तो और कुछ लोगों की मदद भी कर दिया करता था, क्योंकि उसे जैसे तैसे करके यहाँ पर दोस्ती यारी बढ़ानी थी, ताकि जब यहाँ पर से बहुत सारे उच्च अधिकारी और कुछ नॉर्मल पद के लोग भी निकलेंगे तो सभी में आपस में दोस्ती यारी होनी चाहिए, और अगर उसे कभी कोई काम करवाना भी पड़े तो उसे बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। इसलिए वह यहाँ पर बड़े घर के लोगों से लेकर छोटे घर के लोगों सबसे ही मेलजोल बढ़ा कर रखा करता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा टारगेट था नी होसेंग। जब भी नी होसेंग वहाँ पर आया करता था तब जानबूझकर सोंगलेन उसके आसपास कुछ ऐसी परिस्थिति कर दिया करता था जिसकी वजह से नी होसेंग हमेशा ही कुछ ना कुछ दिक्कत में फंस जाया करता था। जैसे कि एक बार वो गिरने लगा, लेकिन तभी सोंगलेन ने उसे बचा लिया। एक बार उसके ऊपर ना जाने कहाँ से कबूतर का अंडा गिरा, उसके कपड़े ख़राब ही होने वाले थे कि अपनी तलवार के दम पर यहाँ पर सोंगलेन ने उसे बचा लिया था, जिसकी वजह से नी होसेंग की नज़रों में धीरे धीरे वो आने लगा था। दोनों ने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की थी, पर नी होसेंग को यह इंसान थोड़ा दिलचस्प लगने लगा था। शुयेंग से इसकी हल्की सी दोस्ती थी, लेकिन यहाँ पर सोंगलेन से वो धीरे धीरे नज़दीकी दूर से ही बढ़ाने लगा था। जैसे कि दोनों का आपस में काफ़ी बार टकराव हो जाता था। दोनों चलते चलते पता नहीं कैसे एक ही जगह आ जाते थे। नी होसेंग को तो यही लगता था कि ये तो शायद अपने आप हो रहा है, पर उसे नहीं पता था कि सोंगलेन उसे जानबूझकर टारगेट कर रहा है। ऐसे ही एक बार नी होसेंग अपने भाई से मिलने के लिए आया होता है। उस दिन थोड़ा सा बारिशों का दिन था। बारिशों के दिन की वजह से काफ़ी जगह कीचड़ फैला हुआ था, और जानबूझकर सोंगलेन नी होसेंग को गलत जगह का पता बुलवा देता है, जिसकी वजह से जब नी होसेंग उस बारिश के पानी को पार करता हुआ वहाँ जा रहा होता है कि अचानक से कीचड़ में उसका पैर फिसल जाता है। वो बस गिरने वाला ही होता है कि अचानक से सोंगलेन उसे अपने तलवार के दम पर पकड़ लेता है। उसने उसे अभी तक छुआ नहीं था, लेकिन नी होसेंग को बचाने के बाद नी होसेंग के गिरने की वजह से उसने अपने पैर जोर से वहाँ पर मारे थे, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पे कुछ छींटें पड़ गई थी। यहाँ पर सोंगलेन उसे बचाता है और कहता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। नी होसेंग को ऐसा लगता है जैसे पहली बार किसी ने उससे यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि उसे ध्यान रखना चाहिए। आखिर उसकी गलती ही क्या है। नी होसेंग यहाँ पर घूर कर सोंगलेन को देखते हुए कहता है, तुम अपनी औकात से ज़्यादा बात कर रहे हो। तुम्हें मुझे सजेशन देने का कोई अधिकार नहीं। तुम सिर्फ तुच्छ से पद के लिए यहाँ पर आए हो, और तुम मुझे यहाँ पर बताने आए हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या तुम जानते नहीं मेरे भाई गुसू के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसलिए तुम्हें विदेश मंत्री के छोटे भाई से तमीज़ से बात करनी चाहिए और अपनी सलाह जाकर किसी और को देना। इतनी कहने की ही देर थी कि सोंगलेन मुस्कुराया और यहाँ पर नी होसेंग को झुककर बो करते हुए कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और कहकर वह जैसे ही मुड़ा, नी होसेंग मटरगश्ती से आगे पैर रखकर चल ही रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि बारिश का पानी जो कि थोड़ा सा ऊपर आ चुका था, वहाँ पर एक केले का छिलका भी था जिस पर उसका पैर फिसल गया।
इस बार न्यू हुसैन ने इतना बड़ा लेक्चर दिया था सोंगलेन को कि सोंगलेन ने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की और न्यू हुसैन पूरा मुंह के बल जाकर धड़ाम से उस पानी में गिरा, जिसकी वजह से कीचड़ पूरा उसके मुंह पे लग गया था और उसके कपड़े भी बहुत बुरी तरीके से गंदे हो गए थे और उसके सारे बाल कीचड़ से सन गए थे। यहाँ पर उसे जब उठाने के लिए कोई नहीं आया तो वो यहाँ पर मदद की गुहार लगाता है, लेकिन सोंगलेन उसे ऐसे ही देखकर वहाँ से निकल गया। न्यू हुसैन जब खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसने अपने कपड़ों से ही कीचड़ लगे हुए चेहरे को साफ किया और गुस्से में यहाँ पर वो मन में सोचता है कि मुझे ऐसे उसे नहीं बोलना चाहिए था। हर बार वो इंसान मेरी मदद करता है, लेकिन इस बार उसने मेरी मदद क्यों नहीं की। वो पीछे मुड़ के भी देखता है तो फिर कहता है कि शिट, वो चला गया लगता है। थैंक गॉड उसने मुझे ऐसे नहीं देखा। यहाँ पर न्यू हुसैन आगे चलता है, लेकिन उसके पूरा मुंह पूरे हाथ सिर्फ कीचड़ में ही फंसे हुए थे। उसके पूरे कपड़ों पे कीचड़ लगा हुआ था। वो धीरे धीरे चल रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई। यंग मास्टर ने पीछे मुड़ी है। जैसे न्यू हुसैन पीछे मुड़ता है कि तभी उसके ऊपर एक बड़ी बाल्टी, 20 लीटर की बाल्टी का पानी आकर उसके मुंह से लेकर उसके पूरे शरीर पर गिर जाता है। यह पानी किसी और ने नहीं बल्कि सोंगलेन ने फेंका था। और धीरे से वो कहता है, सॉरी यंग मास्टर, आपके कपड़े ख़राब हो गए थे ना, और आपके मुंह पे भी कीचड़ लगा हुआ था। मैंने सोचा कि अगर मैं आप पे पानी डाल दूंगा तो आप पहले से बेहतर लगेंगे। देखिए, आपका सारा कीचड़ उतर गया, वरना पहले आपकी शक्ल तो एक जानवर से मिल रही थी, चिंपैंजी से। यहाँ पर न्यू हुसैन गुस्से में सोंगलेन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर पानी डाला। तभी सोंगलेन यहाँ पर अपने एक और हाथ में बाल्टी लेकर आया था जिसे उसने पास में ही रखा था। वो उस बाल्टी को भी उठाता है और न्यू हुसैन के पूरे सिर से लेकर ऊपर से लेकर पानी डालना शुरू करता है और वो पूरे उसके नीचे तक पानी पूरा भिगो देता है उसके शरीर को। न्यू हुसैन ठंड से कांप जाता है। तभी सोंगलेन कहता है कि माफ़ कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। आपके विचार तो पहले से ही गंदे थे, लेकिन शक्ल आज गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा नहला दिया जाए। विचार तो मैं आपके शुद्ध नहीं कर सकता, पर हाँ, आपकी शक्ल को ठीक ज़रूर कर सकता था। तो वैसे आप मुझे धन्यवाद मत कहिएगा, ये तो मेरा काम था, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल सा अल्फ़ा हूँ और हम लोगों को अपने कायदे में रहना चाहिए, है ना। यूँ बोलकर सोंगलेन अपनी दोनों बाल्टियों को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। न्यू हुसैन अपने दांत पीसता रह जाता है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने कड़ाके का जवाब दिया था। अब तो बस क्या था, उसे सोंगलेन को जैसे तैसे करके टारगेट करना था हर चीज़ में। न्यू हुसैन को लोगों से जो भी उसके पंगा लेते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, उनसे पंगा लेने में बहुत मज़ा आता है, उन्हें टारगेट करने में बहुत मज़ा आता है, उनकी नाक में दम करने में बहुत मज़ा आता है। और अब इस इंसान को वो ज़िंदगी भर टारगेट करना चाहता है। अगर ये इंसान पदवी भी जीत लेगा तो न्यू हुसैन चाहता है कि ये उसे अपने अंडर रखे, क्योंकि न्यू हुसैन को हमेशा से ही अपने अंडर दूसरों को दबाने में काफ़ी मज़ा आता है। अब तो वो मन में ठान लेता है कि इस अल्फ़ा को वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और इस अल्फ़ा की अगर अच्छी जगह नियुक्ति होती भी है, जैसे तैसे करके ये अपनी सारी बातें मनवाने के लिए उसे ज़िंदगी भर तंग करने वाला है। और यहाँ पर पता नहीं कैसे इन दोनों की एक छोटी सी नोक-झोंक भरी कहानी शुरू होती है। वहीं गुसू में उस ठंडे से पैलेस के अंदर चिरन अपनी नींद से जाग कर उठे थे। उस नींद में वो किसी का हाथ अपने हाथों में महसूस कर रहे थे, और जैसे ही नींद उनकी टूटी और वह उस कमरे को देखते हैं जहाँ पर सिर्फ सन्नाटा है, अंधेरा है, और अचानक से उनके माथे से पसीना टपकना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वह गहरी सांस लेते हुए अपने बिस्तर से उठते हैं। फिर से उस अलमारी में से उस पोटली को निकालते हैं। उस पोटली में से खोलने के बाद वह आज दोबारा उस कागज़ पे बनी हुई तस्वीर को निहारते हैं, जो केवल सिर्फ इंक से बनी हुई थी। उस तस्वीर को वह देखते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी, और उस तस्वीर को देखकर वो मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं कि कैसी हो तुम? तुम्हें पता है कि काफ़ी सालों बाद मैं तुम्हारी तस्वीर को देख रहा हूँ। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो तस्वीर में, और
तुम्हारा बेटा शिजन, मैंने सुना है कि उसने एम्प्रेस से जाके माफ़ी मांग ली है। तुम्हारा बेटा शिजन बिल्कुल ही नासमझ है। पता नहीं उसे कब समझ में आएगी। शायद वो मेरी तरह है या फिर, लेकिन तुम तो बहुत समझदार हुआ करती थी ना। मैं ही समझदार नहीं था। पर खैर, तुम्हारा पुत्र जल्द ही समझदार भी बन जाएगा। उसे गद्दी तो मिल गई है लेकिन समझदारी नहीं आई। पर मुझे लवांगची पर पूरा विश्वास है। वो उसे गलत कभी नहीं जाने देगा। लवांगची, तुम्हें पता है, असली राज्य का राजा होने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। पर उसने शिचन को राजा बना दिया। कमाल है। बहुत बहुत होशियार है लवांगची। सच में, अगर मैं इस देश की सेवा कर पाता निस्वार्थ भाव से तो कितना अच्छा रहता ना। पर मैं तो अपनी ही कश्मकश में उलझा हुआ था। तुम्हारे प्यार को अनदेखा कर दिया और जिंदगी भर आज सजा काट रहा हूँ अकेले रहने की। ये दीवारें मुझे काटती हैं। काश मैंने समय रहते ही तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर दिया होता। काश मैं समय पर तुम्हें अपने मन की बातें बता पाता। काश मैं तुम्हें अपना पाता और जिंदगी भर इस रिग्रेट से बच जाता। मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं कह नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता। मुझे कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। अगर तुम इस घर में होती तो इस घर की रौनकें बढ़ा देती, लेकिन मैं बेवकूफ़ था। मैंने तुम्हें गवा दिया और तुम्हारी तस्वीर से बातें कर रहा हूँ। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ ना। पर लवांगची ऐसा नहीं है। वो कभी कोई गलती नहीं करेगा। पर शिजन में समझदारी नहीं है। कमाल है ना। कभी कभी डर लगता है गूसू का भविष्य क्या होगा। डर ये सोचकर भी लगता है कि क्या लवांगची को उसकी किस्मत का वो इंसान मिलेगा जिससे वो प्यार करता है, या वो मेरी तरह जिंदगी अकेले निकालेगा। और शिचन शिचन को तो उसका फेटेड ओमेगा मिल गया है, पर वो बेवकूफ़ अपने भाई और अपने ओमेगा पर विश्वास ही नहीं करता। तुम्हें पहली बार देखा था ना, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार धड़क रहा था, बार बार। लेकिन उसके बाद हर बार तुम्हें जब भी देखता हूँ मेरा दिल उतनी ही ज़ोरों से धड़कता है। काश तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुम्हें यह बात बता पाता, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब है ही नहीं। मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं था। लोग सोचते हैं कि मैंने ये सब राज्य के लिए किया। सही सोचते हैं। मैं इतना डरपोक कैसे हो सकता हूँ? हाँ, कैसे हो सकता हूँ मैं? मुझसे ज़्यादा अच्छे तो बड़े भाई चिंगन हैं। जिससे प्यार किया उसे अपना लिया, और मैं बहुत डरपोक हूँ। कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैंने तुम्हारे प्यार को नज़रअंदाज कर दिया। अगर उस दिन मैंने तुम्हें अपना इंतज़ार करने के लिए कहा होता, मैं वक्त पे पहुंचा होता, तो आज तुम मेरी बाहों में होती। आज हम दोनों भी शादी करके गूसू में रह रहे होते और इस घर को जो अंधेरे में डूब गया है इसे तुम जगमगा देती। लेकिन अफसोस है मुझे मेरी कायरता पर, मेरी बुज़दिली पे। पर मैं नहीं चाहता कि शिजन और लवांगची में वो कायरता आए। मैं चाहता हूँ कि उनको जो भी पसंद हो, वो जिससे भी प्यार करे, वो उसका हाथ सबके सामने थामे, उसे अपनाएं, इससे पहले कि मेरी तरह वो पछताते रहें, मेरी तरह बहुत देर हो जाए। मैंने तुम्हें
मैंने तुम्हें खो दिया, पर मैं नहीं चाहता कि वो लोग अपने प्यार को खोएं। तुम आज भी बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तब किया करता था, पर अब फासले इतने हैं कि तुम्हें कह नहीं सकता कि कितना प्यार किया था मैंने तुमसे। काश शिजन भी अपने ओमेगा को दर्द देना तड़पाना छोड़कर प्यार करे। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत कम समय होता है जब हम प्यार कर सकते हैं, लेकिन हम इधर उधर भाग कर सारे रिश्तों में उलझ कर अपने प्यार को ही खो देते हैं। मैं नहीं चाहता कि शिजन इधर उधर उलझ कर लोगों की बातों में आकर लोगों को टाइम देते देते इतना समय गंवा दे कि उसके पास अपना प्यार ना बचे। और लवंग जी, वो तो इधर उधर घूमता रहता है। उसे तो बस यहाँ जीत लूँ वहाँ जीत लूँ। वो भूल रहे हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और प्यार जीवन में सिर्फ कुछ ही क्षण के लिए रहता है। और अगर उन्होंने उस प्यार को नहीं पाया तो वो जिंदगी भर मेरी तरह पछताएंगे। मैं उन्हें उस तरीके से रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए, मरते हुए नहीं देख सकता जैसे रोज मैं तड़पता हूँ, मैं बिलखता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ। बस मैं भगवान से चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, वो दोनों नॉर्मल जिंदगी जिए भाइयों की तरह। कमाल है ना। मेरे बड़े भाई ने मुझे हमेशा ही प्यार किया है, रिस्पेक्ट दी है, संभाला है। मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे वचन का मान रखा। सच में ऐसा भाई नसीबों में मिलता है किसी को। पर तुम चिंता मत करो, भविष्य में सब कुछ ठीक होगा। लेकिन हम ऐसे ही बातें करेंगे सिर्फ तस्वीर के थ्रू, क्योंकि तुम जानती हो कि हकीकत में मैं तुमसे बात कभी कर नहीं पाऊंगा, तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा और तुम्हें नहीं बता पाऊंगा मेरे दिल का हाल। अच्छा, आज की बातें बहुत हो गई। हाँ, मुझे एम्परर के कोर्ट में जाना है, फिर मिलेंगे। शिचन ने उस तस्वीर को फोल्ड किया और वापस से उस गठरी के अंदर रख दिया और फिर उस गठरी को बड़े ही भारी मन से उस अलमारी में बिल्कुल कैद करके अपनी सबसे प्यारी यादों की तरह संजो कर रख दिया। उस जैसे ही उसने उस अलमारी को बंद किया, उसके दरवाजे पर ज़ोर से सांस ली और माथे को रखा। फिर उसने अपने पलकों से टपकते हुए आंसुओं को पोंछा और फिर धीरे धीरे नहाने के लिए चला गया। आज सभा लगनी थी, सभा के अंदर बहुत सारी बातें होनी थी। शिचन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं बिजी था। जिन गुआंगशान को चोट लगने की वजह से, यानी कि सज़ा मिलने की वजह से वो अपने घर में था। बहुत सारे उसके अलावा भी 3-4 लोगों को सज़ा मिली थी, वो लोग भी अपने अपने घर में थे। यहाँ पर सभी के मुंह पर यही बातें थी कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर को किस तरीके से सज़ा मिली है, परंतु सभी लोग जानते हैं कि अगर वह झूठी अफवाहों को फैलाएंगे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। यहाँ पर जिन गुआंगशान की सेवा जियांग यानली कर रही थी। जिन गुआंगशान जियांग यानली को देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता है, पर मजबूरी है कि उसके बेटे ने एक ऐसी ओमेगा को पसंद किया जो कि गूसू के अमीर खानदानों में से नहीं आती, और उसके बेटे की हट है कि वह दूसरी पत्नी भी नहीं लाएगा और किसी और से भी बच्चा नहीं करेगा। जियांग यानली, जिसका बच्चा बहुत छोटा है, वो भी बड़ी मुश्किल से अभी ही रिकवर हुई थी, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद राजा के दरबार में दरख्वास्त करने की वजह से उसके घुटनों पर भी काफ़ी चोट आई थी और धीरे धीरे पिछले 1 महीने से वह अपने आप में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट ला चुकी थी।
यहाँ पर अपने ससुर की देखरेख करने के बाद वह जिनग्वांगशान को बताती है कि उसे एम्प्रेस से मिलने जाना है। वह अपने भाई को एम्प्रेस बनने से पहले एक बार मिलना चाहती है। उसके लिए कुछ गिफ्ट भी उसने तैयार कराए हुए थे और वह बड़ी खुशी से यहाँ पर हमारे जंगछा और वेवुशियन से मिलने के लिए पागल हो गई थी। वेवुशियन, जिसे जियांग वुजियन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, वह अपनी ही मस्ती में मस्त थी कि तभी यहाँ पर जिन जिशुन आता है, जिशुअन का चचेरा भाई। जैसे ही वो यहाँ पर आता है, वो जियांग यानली को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहता है, भाभी कहाँ जा रहे हैं आप? तो यहाँ पर जियांग यानली कहती है, मैं तो होने वाली एम्प्रेस से मिलने जा रही हूँ। तुम जानते हो ना कि वो मेरा ओमेगा भाई है। बस मैं उससे मिलने जा रही हूँ और मैंने बहुत सारे गिफ्ट तैयार कराए हैं। देखो, सारे बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। पिछली बार जिशुअन जहाँ जा गया था मेरे लिए सारे गिफ्ट लेके आया था, लेकिन मैंने उनमें से कुछ गिफ्ट यहाँ पर चंगछा के लिए रख दिए। चंगछा जल्द ही इस पूरे साम्राज्य की सम्राज्ञी बनने वाला है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या हुआ जिन जिशुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिशुन मुस्कुराते हुए कहता है कि बस ऐसे ही, मैं भी एम्प्रेस को देखना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? जियांग यानली पहले थोड़ा सा रुकी। हाँ, तुम चलना चाहते हो, पर आज से पहले तो तुम मेरे परिवार के लोगों से मिलने में इतना इंटरेस्ट तो नहीं दिखाते थे। जिन जिशुन बोला, ओह कम ऑन भाभी, समझा कीजिए ना। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एम्प्रेस देखना है कि वो कैसा दिखता है। I mean, आप जानते हैं कि जैसे ही उनकी शादी हो जाएगी मुझे ये मौका नहीं मिलेगा और आपके चलते मुझे महल जाने का मौका मिल सकता है। प्लीज़ मुझे भी साथ ले चलो। और वैसे भी मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ना बोरियत महसूस कर रहा हूँ, ले चलो ना। जियांग यानली मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हारा इतना मन है तो ठीक है, चल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो सारी चीज़ें तैयार कराती हैं और जिन जिशुन को अपने साथ लेकर चल पड़ती हैं। जिन जिशुन बहुत अच्छे से जानता था कि हैंगवेनजुन के एक साथी शुएंग की नज़र यहाँ पर एम्प्रेस के ओमेगा अटेंडेंट पे है, और वो तब से कि शुएंग की नज़र एक ओमेगा अटेंडेंट पे है जिसे कहीं ना कहीं हैंगवेनजुन सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ओमेगा को देखने के लिए उसके मन में लालसा उमड़ रही थी। नी हसेंग तो यहाँ पर था नहीं, जिससे वह कहीं ना कहीं शादी की बात करना चाहता था, तो एक नया ओमेगा ही सही। उसे देखना है कि आखिर ऐसा क्या है जो एम्प्रेस के अटेंडेंट के पीछे काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि उसके अंकल ने भी इतनी मार खाई है। अब तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जा रही थी, लेकिन वो जियांग यानली के सामने ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि वह सम्राज्ञी से मिलना चाहता है। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे क्योंकि वह उस ओमेगा अटेंडेंट की खूबसूरती देखना चाहता था। अगर वह बेहद खूबसूरत निकला तो शुएंग से पहले वह अपना रिश्ता उस ओमेगा अटेंडेंट के लिए भेजना चाहता है, ताकि उस खूबसूरत नायाब चीज़ को वह अपना बना सके। क्योंकि जिन परिवार की आदत है कि वह सबसे खूबसूरत, नायाब और एक बेइंतहा खूबसूरत ओमेगा को सबसे पहले अपना बनाना चाहते हैं, इस दौड़ में जिन जिशुन पीछे कैसे रह सकता था? जियांग यानली बहुत खूबसूरत है। वह जानता है कि जियांग यानली के संस्कारों की तुलना बाकी के ओमेगाओं से नहीं की जा सकती, इसलिए वह जानता है कि जियांग परिवार से जितने भी ओमेगा आते हैं वह कितने ज़्यादा खूबसूरत, गुणवान और गुणवत्ता में सबसे ऊपर होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। इसलिए वह मरे जा रहा था मन ही मन में, और उसने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर ली थी, लेकिन वह जियांग यानली के सामने भोला बनकर धीरे धीरे उसके साथ पैलेस के लिए निकल गया था। उसके कदम पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसके मन में इसलिए भी लड्डू फूट रहे थे क्योंकि वह हैंगवेनजुन से भी बदला लेना चाहता है, जो कि अक्सर उसकी बेइज्जती कर देता है, उसके अंकल की बेइज्जती कर देता है। इसलिए वह कहीं ना कहीं इस ओमेगा से शुएंग से मुकाबला करके जीत जाना चाहता है। शुएंग हैंगवेनजुन का राइट हैंड है,
और अगर उसे हरा दिया तो इनडायरेक्टली हेंगुंजन को हरा दिया। ऐसे ही विचार मन में लेकर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर जंगछा को जैसे ही समाचार मिलता है कि उससे आज उसकी बहन मिलने वाली है, तब विभूषण और जंगछा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने ढेर सारे खाने के पकवान बनवाए हुए थे और उन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी कि वह लोग यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट करें, क्योंकि जियांग यानी के आना यहाँ पर कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा उनके लिए गर्व की बात थी। जियांग यानी यहाँ पर अपने बहुत सारे नौकर को लेकर अंदर आती है और विभूषण यहाँ पर खिलखिलाकर उन्हें पहले तो नमन करता है और सीधा जाकर गले मिल जाता है। शिजे, कैसी हैं आप? आशियान, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? शिजे, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने आपको बहुत मिस किया। आप पिछले 1 महीने से क्यों नहीं आए थे? जियांग यानी कहती हैं, आशियान, तुम जानते हो ना, मेरे घुटनों में जान नहीं थी। मैंने अभी नन्हे से बच्चे को जन्म दिया है। शिजे, आपका बेबी कहाँ है? मुझे देखना है उस नन्हे से बच्चे को। मैंने सुना है कि आपने उसका नामकरण भी कर दिया। नामकरण कर दिया। ये देखो, ये कितना प्यारा बच्चा है। शिजे, ये सच में बहुत खूबसूरत है। क्या नाम रखा है आपने इसका? आशियान, मैंने इसका नाम जिंगलिंग रखा है। तुम्हें कैसा लगा मेरा जिंगलिंग? ये तो बहुत प्यारा है शिजे, ये सच में बहुत खूबसूरत है। इसके माथे पे देखो, ये टीका कितना सुंदर लग रहा है ना। एक्चुअली हमारे जिन परिवार में जितने भी लोग होते हैं वह अपने माथे पर इसी तरीके की बिंदी सी लगाते हैं, इसलिए इसे भी मैंने लगाई है। विभूषण कहता है, शिजे, ये बहुत प्यारा है। इसका कर्टिस नेम क्या रखा आपने? कर्टिसी नाम? वो तो अभी सोचा नहीं, जिनलिंग ही इसे बुलाते हैं। तुम बताओ। शिजे, इसका जिन रुलान। एक तो लान परिवार यहाँ पर सबसे ऊपर है और रुलान बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम कह रहे हो तो वैसे मेरे भी दिमाग में यही नाम चल रहा था। लान परिवार यहाँ पे सबसे समृद्ध है और इसके नाम में अगर लान आएगा तो इससे ऊपर और भी क्या होगा। शिजे, और वैसे भी इसकी समृद्धि बहुत अच्छी होगी, ये आगे चलकर बहुत ऊपर तक जाएगा। और क्या पता अगला फिनेंस मिनिस्टर या दूसरी अच्छी ऊंची उपाधि इसे ही मिल जाए। मेरा जिंगलिंग, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। जिंगलिन अपना अंगूठा चूस रहा था और बहुत क्यूट लग रहा था, प्यारा सा चबी सा बेबी। लेकिन विभूषण की नज़र यहाँ पर एक अल्फा पर बिल्कुल नहीं गई थी, जो कि एकदम टकटकी लगाकर सिर्फ उसे एक नज़र निहार रहा था। जिन जिशुन यहाँ पर सिर्फ उसे ही देख रहा था, क्योंकि विभूषण ने आज बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहने हुए थे। उसने रानी पिंक कलर पहना हुआ था, जो कि उस पर बहुत ही ज़्यादा जचता था। और आज उसने नौकर वाले कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि जिन यहाँ पर जियांगचन ने सबको बोला हुआ था कि यहाँ पर कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे नौकरों वाले। यहाँ पर सभी आज जियांग सेक्ट के कपड़े पहनेंगे, खूबसूरत से पर्पल विद पिंक में। और विभूषण ने अपने लिए मर्जेंटा कलर के रोब्स चुने थे। उसके आउटर रोब मर्जेंटा कलर के थे, लेकिन इनर रोब उसने लेवेंडर कलर के पहने थे, जो कि उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा निहार रहे थे। और उसका प्यारा भोला सा स्माइल करता हुआ चेहरा जैसे किसी का भी मन मोह ले, और उसकी क्यूट सी अदाएँ स्पेशली जिंगलिंग को देखकर ये जिन जिशुन के मन के हॉर्मोन्स को और भी ज़्यादा उत्तेजित कर रही थी। वह पागलों की तरह एक टक सिर्फ उसे ही घूर रहा था कि तभी यहाँ पर जंगछा कहता है, शिजे, आप ये किसे लेके आए हैं अपने साथ? तभी जिन जिशुन का यहाँ पर से आई कांटेक्ट टूटता है, मतलब एक तरफा आई कांटेक्ट, और वो यहाँ पर जंगछा को झुककर प्रणाम करता है और कहता है, मैं इनका देवर हूँ। एक्चुअली जिन गुआंगशान मेरे अंकल हैं और ये मेरी कज़न भाभी हैं। क्यों भाभी? और मैं इनका सबसे प्यारा देवर हूँ। यहाँ पर जियांग यानी बेचारी क्या बोलती है, सबसे प्यारा देवर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ देवर तो है, तो वो मुस्कुरा देती हैं। तभी यहाँ पर विभूषण, जो कि अभी तक जिंगलिंग को देख रहा था, उसके सामने जिन जिशुन आता है और कहता है, मुझे लगता है तुम इसे ये खिलौना दे सकते हो। उसने अपने हाथ में से खिलौना निकाला। विभूषण ने उसके हाथ में से वो खिलौना लिया
और चिंगलिंग को यहाँ पर उसके साथ खेलने लगा। जिन जिशुन को इतना अच्छा लगा ना वेवुशन का एक स्पर्श, जैसे मानो उसे ऐसा लगा जैसे ओमेगा ने उसकी इंद्रियों को छू लिया हो। उसके अंदर तो खुशी की लहर तोड़ पड़ी थी, पागल सा हो गया था वो। और यहाँ पर वो सिर्फ वेवुशन को ही देख रहा था। शिजे यहाँ पर जंगछा के पास बैठती हैं और पूछती हैं, अचंग तुम ठीक हो ना? मैंने सुना कि यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, क्या तुम अब ठीक हो? जंगछा कहता है, पहले मेरे साथ सभी लोग बहुत ज़्यादा रूड थे शिजे, लेकिन धीरे धीरे मुझे आश्वासन मिला है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कहा गया है कि जल्दी सब बढ़िया होगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। शिजे आप बताओ, आप कैसे हो? और अब आपके पैर? रुको, मैं आपके लिए दवाई मंगवाता हूँ। सुनो, जल्दी जाओ, एक दवाई लेकर आओ। मैंने तुम्हें कहा था ना वो संभाल के रखना शीशी। जी अभी लेके आती हूँ। नौकरानी वहाँ से भागती हुई जाती है। तभी चियांगयानली जंगछा के हाथों पे हाथ रखते हुए कहती हैं, चेंग तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुकी हूँ। जंगछा कहता है, शिजे समझा कीजिए, अब मैं एम्प्रर हूँ, मतलब एम्प्रेस हूँ, जल्द ही होने वाले। और वैसे भी अगर मैं आपका ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? आप जानते हो कि मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकता। मुझे माफ़ कर दो शिजे, मेरी वजह से आपको घुटनों के बल बैठना पड़ा, मेरी वजह से अपने सब कुछ सहा। शिजे मुझे माफ़ कर दीजिए। जंगछा इमोशनल हो रहा था, लेकिन शिजे ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं अजंग, तुम्हारे लिए और अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उनकी ओमेगा बेटी हूँ और बहुत टाइम हो गया मेरी शादी को, जब मैं उनसे अलग हो गई थी, लेकिन मेरा खून तो जियांग का ही है ना। मेरे अंदर जो खून है, जो संस्कार है, वो तो तुम्हारे मतलब हमारे परिवार के हैं ना। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ अपनी जड़ों को? और अगर मेरे माँ बाप पे मुसीबत आएगी तो अगर मैं एक बेटी होने के नाते उनके लिए खड़ी नहीं होंगी तो कौन खड़ा होगा? अजंग तुम मुझे पराया समझते हो? जंगछा तुरंत ही अपनी बहन के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहता है, बिल्कुल नहीं शिजे, मैंने कभी आपको पराया नहीं समझा और आप बिल्कुल पराई नहीं हैं, आप हमारी अपनी हैं, इसलिए तो आपका दर्द भी मुझे अपना सा लगता है। और मुझे आपको तुरंत ही बच्चे को जन्म देने के बाद इस तरह से कड़कती धूप में घुटनों के बल बैठे हुए देखकर, मतलब सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे सच में मुझे नहीं पता कि मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा। आपने इतनी बड़ी आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया, सब कुछ बदल दिया, वरना शायद जियांग खानदान बचता ही नहीं। यहाँ पर चियांगयानली कहती हैं, ऐसा मत सोचा करो। वेवुशन भी कहता है, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? मैंने कितनी बार कहा है कि इतना नेगेटिव मत सोचा करो। तभी वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है कि उसने अचानक से एम्प्रेस को टोक दिया, जबकि वो पर्सनल अटेंडेंट बन के आया है। जंगछा यहाँ घूर कर देखता है और कहता है, जुबान बंद रखो, तुम हमेशा बीच में टांग मत अड़ाया करो। जिन जिशुन एकदम हैरान होकर देखता है कि ये क्या, एम्प्रेस को बीच में टोकने वाला ये इंसान, यानी कि इसका जियांग फैमिली और जंगछा चियांगयानली सबसे घनिष्ठ नाता है। अब उसका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए वह वेवुशन के एकदम नज़दीक आकर बैठ गया और कहता है कि चिंगलिंग को इस तरह से देखो, इस तरह से करो, ये ज़्यादा खुश होगा। उसका स्पर्श यहाँ पर वेवुशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन जिन जिशुन उसके और भी नज़दीक आ रहा था और कहता है कि देखो, तुम्हारे बाल ना चिंगलिंग के मुंह में जा रहे हैं। और वो जानबूझकर वेवुशन के कान के पीछे बाल करता है, जिसकी वजह से वेवुशन एकदम कांप जाता है। एक अल्फा उसके इतने नज़दीक और इस तरह से उसे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और चिंगलिंग को अपनी बाहों में लेते लेते अपने शिजे के पास आ जाता है और शिजे को दे देता है। फिर वो जाकर जंगछा के पीछे खड़ा हो जाता है और जंगछा के हाथों को थोड़ा टाइट के पकड़ता है। जंगछा भी जब देखता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है और फिर वो देखता है कि आंखों ही आंखों में वेवुशन को पूछता है, क्या हुआ? वेवुशन उसे कुछ मना कर देता है और कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। शिजे आप रुकिए, अभी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे नाश्ते का इंतज़ाम कराया है, आप लोग यहीं बैठिए, हाँ मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर जैसे ही वेवुशन चला गया
उसके पीछे पीछे जिन जीशुन भी बो करके कमरे से बाहर चला गया। लेकिन ये देखकर जंगछा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। विभूषण को आखिर ये उसकी शीजे का देवर तंग क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर विभूषण ने उसकी बाजुओं को पकड़ा हुआ था, वहाँ से वो समझ गया था कि विभूषण कंफर्टेबल तो नहीं है। पर देखते हैं गाइस आगे क्या होगा, क्या है जिन जीशुन के इरादे, और क्या उसे अपने इरादों में कामयाब होने देगा जंगछा, या फिर बीच में किसी और को इंटरवाइन करना पड़ेगा। क्यों सता रहा है वो इसे इस कदर, जबकि विभूषण को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जिन जीशुन तो उसकी खूबसूरती में पागल हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं जानती हूँ गाइस आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं आज पूरा दिन ना बहुत सारे काम कर रही थी, जिसकी वजह से मैं थक गई और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है 1 घंटे की वीडियो बनाने की। तो आपके लिए छोटा सा पार्ट लेके आई हूँ। नेक्स्ट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर देगा गाइस। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाय बाय।